हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग प्लॉटस का काफ़ी फेमस वर्क पॉट ऑफ गोल्ड को पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये वाला टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले तो हम समरी डिस्कस कर रखे हैं। आप लोग को पता होगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है ना, तो उसमें आप समरी लिख सकते हो। समरी लिखने पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हम समरी डिस्कस कर रखे हैं। उसके बाद इस प्ले का जो मेन कैरेक्टर, मेन हीरो हम लोग कह सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द इस प्ले की पूरी कहानी घूमती है, जिसका कि नाम यूक्लियो रहता है, उसका कैरेक्टर स्केच हम 2-3 पेज में डिस्कस कर रखे हैं। उसके बाद मोस्टली जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में पूछा गया है, पोर्ट ऑफ गोल्ड एज ए रोमन कॉमेडी या फिर पोर्ट ऑफ गोल्ड एज ए कॉमेडी आ जाए, तो उसका आंसर कैसे लिखना है वो डिस्कस कर रखे हैं। साथ ही साथ थीम्स वाला पार्ट भी इसी क्वेश्चन के बीच में डिस्कस कर दिए हैं कि अगर आपके एग्जाम में थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको स्पेशली कोई क्वेश्चन नहीं याद करना पड़े, इसी से आपका कवर अप हो जाएगा अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं। और सबसे आखिरी क्वेश्चन जो डिस्कस कर रखे हैं, द पोर्ट ऑफ गोल्ड पोर्ट्रेज ए पिक्चर ऑफ रोमन सोसाइटी, या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए द पोर्ट ऑफ गोल्ड एज ए सोशल पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी रोम, तो उसका आंसर कैसे लिखना है ना, ये बता रखे हैं। तो लगभग 4-5 क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। और इस 5-6 क्वेश्चन में जो भी हम डिस्कस कर रखे हैं, बता रखे हैं ना, कंफर्म आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन मैच कर जाएगा, कि मोस्टली इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप लोग के सिलेबस में ये वाला टॉपिक है और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है, जो कि कंफर्म होगी ही, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है, लेकिन इंट्रोडक्शन डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है इस प्ले का कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना इस प्ले के, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ताकि आगे जो हम लोग को समरी है, इट मीन्स जो कहानी है ना, वो अच्छे से समझ आए। सबसे पहले हम लिख रखे हैं ऊपर सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। सबसे पहला जो मेन हीरो है इस प्ले का, उसका नाम यूक्लियो रहता है, जो कि चीप ओल्ड मैन है। चीप इट मीन्स हो जाता है निकम्मा सा बूढ़ा आदमी है। हु लिव्ड विथ हिज सर्वेंट एंड हिज डॉटर, जो कि अपने सर्वेंट और अपने डॉटर बेटी के साथ रहता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसका नाम है फ्रेडिया, यूक्लियोज डॉटर, इसकी बेटी रहती है फ्रेडिया, एंड सी इज इन लव विथ लाइकोनाइट्स, और इसको लाइकोनाइट्स से प्यार रहता है और ये प्रेग्नेंट भी रहती है लाइकोनाइट्स के बच्चे से। लाइकोनाइट्स इन लव विथ फ्रेडिया, लाइकोनाइट्स जो कि लवर रहता है फ्रेडिया का, और इसी की वजह से प्रेग्नेंट भी रहती है फ्रेडिया। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो हाउस होल्ड गॉड है, मतलब भगवान जो घर में रहते हैं ना यूक्लियो के, उन गॉड के बारे में बात की गई है, जिसका कि नाम आपको इस प्ले में मिलेगा लार फैमिलियरिश करके, ऐसा नाम दिया हुआ है उस भगवान का। ठीक है, हम लिख रखे हैं हाउस होल्ड डाइटी, इट मीन्स हो जाता है देवता ऑफ यूक्लियो के घर के देवता हैं ये। ही मैनेज द होल सिचुएशन इन द प्ले, पूरी कहानी में जो सारा सिचुएशन जो है इन्हीं के द्वारा मैनेज किया जाता है। ही वॉन्टेड टू टीच देम द रियल वैल्यू ऑफ लाइफ, ये जो गॉड है यूक्लियो के घर के, वो ना यूक्लियो को रियल वैल्यू सिखाना चाहते थे लाइफ का, तो इस वजह से प्ले में जो है सारा सिचुएशन भगवान के हाथों में दिखा जाता है, कि सारा चीज़ उनके हाथ में है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है मेगाडोरस, एंड इल्डरली बैचलर, मतलब इल्डरली है, इट मीन्स काफ़ी एजेड बैचलर है, कुंवारा है। यूक्लियो इज परसुएडेड टू मैरी हिज डॉटर विथ मेगाडोरस, यूक्लियो जो है ना अपनी बेटी फ्रेडिया की शादी जो है मेगाडोरस से शादी करने के लिए मान जाता है। अंकल ऑफ लाइकोनाइट्स, और ये ना जो मेगाडोरस है वो लाइकोनाइट्स का अंकल भी रहता है। उसके बाद जो कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं वो हैं स्ट्रोबलिस जो है लाइकोनाइट सर्वेंट, लाइकोनाइट्स का सर्वेंट रहता है। उसके बाद है यूनोमिया जो है मदर ऑफ लाइकोनाइट्स, लाइकोनाइट्स की मदर है, एंड सिस्टर ऑफ मेगाडोरस की बहन रहती है। ठीक है, इससे यहाँ पे हम लोग को क्लियर हो गया, ये जो लाइकोनाइट्स है ना उसका मामा रहता है मेगाडोरस, क्योंकि इसकी माँ का भाई है। उसके बाद जो है कॉन्ग्रियो द कुक ऑफ यूक्लियो के फैमिली का कुक रहता है। स्टेफाइला इसका नाम है, जो कि सर्वेंट ऑफ यूक्लियो एंड फ्रेडिया और यूक्लियो की सर्वेंट रहती है, नौकरानी रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के, जो कि आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है द प्ले पॉट ऑफ गोल्ड, की जो प्ले है हम लोग का पॉट ऑफ गोल्ड इज कॉमेडी, वो एक कॉमेडी है, रिटन बाय द एंशिएंट रोमन प्ले राइट प्लेटस, जिसको कि प्राचीन रोम के नाटककार प्लेटस के द्वारा लिखा गया है। द प्ले वॉज ओरिजिनली रिटन इन लैटिन, प्ले को जो ओरिजिनली लिखा गया था ना फर्स्ट टाइम, वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था अंडर द टाइटल अल्यूलिया, और उस टाइम जो लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया ना, तो उस समय इसका जो शीर्षक रखा गया ना अल्यूलेरिया रखा गया। एल्यूलेरिया लिटरेरी मीन्स, एल्यूलेरिया का साहित्यिक अर्थ होता है लिटिल पॉट, इट मीन्स छोटा पॉट।
बट सम क्रिटिक्स, लेकिन जो कुछ क्रिटिक्स थे, कुछ आलोचक थे ना, ट्रांसलेट इट एज द पॉट ऑफ गोल्ड, उसको ट्रांसलेट करते हैं द पॉट ऑफ गोल्ड के रूप में। तो इसी से जो है, यहीं से जो है इस प्ले का टाइटल जो है तो पॉट ऑफ गोल्ड हो जाता है। मतलब वास्तविक मीनिंग था लिटिल पॉट, लेकिन जो कुछ क्रिटिक है ना, ये अल्यूलेरिया वर्ड को जो ट्रांसलेट द पॉट ऑफ गोल्ड में ट्रांसलेट किए, इस वजह से इस प्ले का टाइटल द पॉट ऑफ गोल्ड हो गया। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द सेंट्रल कैरेक्टर, ये जो प्ले है वो इर्द गिर्द घूमता है सेंट्रल, इट मीन्स मुख्य कैरेक्टर यूक्लियो के इर्द गिर्द, एंड हिज ऑब्सेशन विथ गार्डिंग ए हिडन पॉट ऑफ गोल्ड। साथ ही साथ इस प्ले में क्या दिखाया जाता है, उसका ऑब्सेशन दिखाया जाता है, जुनून दिखाया जाता है कि कैसे वो एक मतलब पॉट ऑफ गोल्ड, एक मतलब सोने के बर्तन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक बर्तन जिसमें सोना भरा हुआ है ना, उसकी रक्षा के लिए पूरा प्ले में मतलब कैसे जुनून रहता है उसके अंदर ना, वो चीज़ दिखाया गया और इसी के इर्द गिर्द इस प्ले की पूरी कहानी है। वन स्कॉलर R.L. हंटर राइट्स अबाउट दिस प्ले, एक स्कॉलर, एक विद्वान R.L. हंटर है जो कि इस प्ले के बारे में लिखते हैं कि द ऑल्यूलारिया हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट स्टडीड ऑफ प्लॉटस प्ले, कि मतलब ऑल्यूलारिया जो है ना हमेशा से प्लॉटस के सबसे प्रसिद्ध, मोस्ट पॉपुलर मीन सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक अध्ययन किए जाने वाले नाटकों में से एक रहा है। बोथ बिकॉज ऑफ, और दोनों कारणों से, क्योंकि इट्स इंट्रिनिक इंटरेस्ट इट मीन्स हो जाता है इसके आंतरिक रुचि के वजह से, एंड क्वालिटी इट मीन्स गुणों के वजह से, एंड ऑल्सो बिकॉज इट्स लेटर इन्फ्लुएंस इन यूरोपियन ड्रामेटिक ट्रेडिशन। एक और कारण बताया गया कि इसका जो मतलब इसका जो प्रभाव पड़ा है ना बाद के यूरोपियन नाट्य परंपरा पे, बाद में जो एक यूरोपियन ड्रामेटिक ट्रेडिशन पे इसका प्रभाव पड़ा है ना, उस वजह से भी जो ये प्ले है काफ़ी फेमस रहा और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला प्ले रहा प्लॉटस का। ठीक है, तो ये एज अ कोटेशन मेंशन किया, आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो अगर आपको नोट्स छोटा करना है। अब अबाउट प्लॉटस थोड़ा सा हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लॉटस फुल नेम टाइटस मैक्सियस प्लॉटस, प्लॉटस जिनका कि पूरा नाम टाइटस मैक्सियस प्लॉटस है, वॉज ए रोमन प्ले राइट, ये एक रोमन प्ले राइट इट मीन्स नाटककार हैं, ऑफ द ओल्ड लैटिन पीरियड, पुराने समय के लैटिन पीरियड से, मतलब काफ़ी पुराने ऑथर है। इनका मतलब बहुत सारा वर्क तो हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि होता है ना बहुत सारा वर्क नष्ट हो गया, उस समय लिखा नहीं जाता था, बहुत प्रॉब्लम होता था वर्क को संभाल के रखने में, प्रिंटर तब तक नहीं आया था, ये छपाई करने वाला ये सब सोच नहीं था ना, तो इस वजह से बहुत सारा बुक्स तो इनका हम लोग को मिला भी नहीं, नष्ट हो गया। जैसे ये वाला प्ले जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, वो भी अधूरा ही मिलेगा एंड में। तो ठीक है, ये काफ़ी पुराने ऑथर थे लैटिन पीरियड के। हिज कॉमेडीज आर द अर्लीस्ट लैटिन लिटरेरी वर्क टू हैव सर्वाइव्ड इन देयर इंटायरिटी, कि उनका जो कॉमिक वर्क है इट मीन्स उनका जो कॉमेडी है ना, हास्य रचनाएं, वो अर्लीस्ट लैटिन वर्क इट मीन्स प्रारंभिक लैटिन साहित्य कृतियों में से है जो संपूर्णता में बची हुई है। प्लेटस ऑल्सो लेफ्ट ए सिग्निफिकेंट मार्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थिएटर इन रोम, प्लेटस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण छाप छोड़ते हैं थिएटर के डेवलपमेंट में भी, कि रोम में जो थिएटर का डेवलपमेंट हुआ ना, तो उसमें भी प्लॉटस का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हम लोग को छाप देखने को मिलता है, उसमें भी प्लॉटस का योगदान कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ऑथर के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है हम लोग इसके समरी को पढ़ेंगे, जिससे हम लोग को जो है इस प्ले का कहानी अच्छे से समझ आ जाएगा। लगभग 3 पेज का समरी है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, फिर कंक्लूजन वाला सेक्शन आ जाएगा। द प्ले बिगिंस विथ ए प्रोलॉग, प्ले जो है एक प्रोलॉग इट मीन्स प्रस्तावना के साथ स्टार्ट होता है। अबाउट हाउ लार्ड फैमिलियरिस, कि कैसे जो लार्ड फैमिलियरिस हैं द हाउस होल्ड डाइटी जो कि घर के देवता हैं, अलाउड यूक्लियो, वो एक यूक्लियो को अलाउ किए, आज्ञा दिए, एन ओल्ड मैन जो कि एक बूढ़ा आदमी है, टू डिस्कवर ए पॉट ऑफ गोल्ड, एक पॉट ऑफ गोल्ड इट मीन्स एक सोने के बर्तन को ढूंढने का, बेरिड इन हाउस जो कि उसके हाउस में ही दफन है। यूक्लियो इज ए चीप ओल्ड मैन, यूक्लियो जो है एक निकम्मा सा बूढ़ा आदमी रहता है, एंड ही हाइड्स हिज गोल्ड फ्रॉम एवरीवन, और जब उसको ये गोल्ड मिल जाता है भगवान से ना, जो कि भगवान ही उसको बताते हैं, तो ये जब गोल्ड मिल जाता है ना, तो ये कैसे अपना गोल्ड ना हमेशा हर किसी से छुपाने की कोशिश करता रहता है। अननोन टू यूक्लियो, यूक्लियो को पता नहीं है, फ्रेडिया हिज डॉटर, उसकी जो बेटी है फ्रेडिया, इज प्रेग्नेंट बाय ए यंग मैन नेम्ड लाइकोनाइट्स, वो प्रेग्नेंट है एक यंग इट मीन्स एक जवान युवक से जिसका कि नाम लाइकोनाइट्स है। तो ये चीज़ ना एक यूक्लियो को नहीं पता है कि उसकी बेटी जो फ्रेडिया है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। ऑन द अदर हैंड, वही दूसरी तरफ मेगाडोरस द नेबर ऑफ यूक्लियो, मेगाडोरस जो कि नेबर रहता है, पड़ोसी रहता है यूक्लियो को, वांट्स टू सेटल डाउन, वो सेटल डाउन होना चाहता था, मतलब लाइफ में एक होता है ना स्थिरता लाना चाहता था। एंड ही गोज टू यूक्लियो, इस वजह से वो यूक्लियो के पास जाता है, एंड आस्क हिज डॉटर हैंड्स, और उसके डॉटर का हाथ मांगता है, इट मीन्स बताता है कि हम तुम्हारी बेटी से शादी करने वाले हैं यूक्लियो के पास जाके, मेगाडोरस। यूक्लियो सेड यस, यूक्लियो जो है यहाँ पे
हाँ कह देता है, मान जाता है, जस्ट बिकॉज, बस इसलिए मान जाता है क्योंकि मेगाडोरस डिडंट आस्क फॉर डाउरी। मेगाडोरस जो है ना कोई डाउरी नहीं मांगता, कोई दहेज नहीं मांगता। इस वजह से यूक्लियो को लगता है कि मेरा जो गोल्ड वाला पॉट है ना वो बच जाएगा, मेरा सोना बच जाएगा। तो इस वजह से यूक्लियो जो है ना तुरंत हाँ बोल देता है जब उसको पता चलता है मेगाडोरस जो है उससे कोई पैसा नहीं ले रहा है, कोई डाउरी दहेज नहीं ले रहा है। फिर आगे है द हाउस होल्ड डाइटी ऑल्सो टेल्स दैट। तो स्टार्टिंग में ही प्रोलॉग में भी ही जो है हाउस होल्ड डाइटी इट मीन्स जो देवता हैं घर के, वो ये भी बताते हैं कि ही इज़ ग्रेटली प्लीज्ड बाय फ्रेडिया, कि वो जो घर के देवता है ना, घर में जो भगवान रहते थे यूक्लियो के, वो बताते हैं कि वो लोग ना काफ़ी ज़्यादा खुश थे फ्रेडिया से, एज सी इज़ पायस, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थी, एंड मोर डिवोटेड टू हिम, और उनके प्रति, भगवान के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड थी, समर्पित थी। बट रिवील्स दैट, लेकिन साथ ही साथ भगवान ये भी रिवील करते हैं प्रोलॉग में ही कि सी हैज़ बीन रेविस्ड एंड इम्प्रेग्नेंट बाय ए जेंटल मैन ऑफ हाई रैंक, कि उसको ना रेविस्ड इट मीन्स हो जाता है क्या कि मोहित कर लिया गया एक जेंटलमैन के द्वारा जो कि हाई रैंक से बिलोंग करता था, और उसको प्रेग्नेंट कर दिया गया। ये चीज़ भगवान ही बताते हैं। हर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, और मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्रेडिया का एडवर्स इट मीन्स विपरीत सर्कमस्टेंसेस था ना, विपरीत परिस्थितियाँ थी कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, इज द ओनली रीजन, कि यही कारण था कि द डाइटी हैज़ गिवन द लोकेशन ऑफ गोल्ड, कि डाइटी जो है देवता जो है वो गोल्ड का लोकेशन बताएं, सोना का पता बताएं। सो यूक्लियो कैन इंश्योर फ्रेडियाज मैरिज, ताकि यूक्लियो जो है फ्रेडिया का शादी करवा सके, अपने बेटी का शादी करवा सके, टू लाइकोनाइट्स, लाइकोनाइट से द मैन हु सेड्यूस हर, उस आदमी के साथ जो उसको सेड्यूस किया, मतलब जो उसके साथ रिलेशनशिप बनाया है ना, जिसके बच्चे की वो माँ बनने वाली है फ्रेडिया, उससे शादी करवा सके। इसलिए भगवान जो है ना यूक्लियो को गोल्ड देते हैं ताकि वो अपनी बेटी का शादी उसी इंसान से करवा सके जिसके बच्चे की वो माँ बनने वाली है। यूक्लियो फियर्स दैट, इक्लियो को यहाँ पे जो है डर होता है कि हिज सर्वेंट स्टेफाइला, की जो सर्वेंट है स्टेफाइला, विल लर्न ऑफ इट्स वे अबाउट्स, कि वो उसके ठिकाने के बारे में, मतलब गोल्ड के ठिकाने के बारे में उसको पता चल जाएगा, ऐसा डर रहता है यूक्लियो को। हिज फियर इज होली अनफाउंडेड, लेकिन उसका जो ये डर था ना वो बिल्कुल अनफाउंडेड था, निराधार था। फॉर स्टेफिला के लिए इज मोर कंसर्न बाय हर नॉलेज ऑफ फ्रेडियाज प्रेगनेंसी, कि स्टेफिला जो है ना फ्रेडिया के प्रेगनेंसी के बारे में जानती थी, फ्रेडिया के प्रेगनेंसी के बारे में उसको ज्ञान था, तो वो ज़्यादा कंसर्न की बात थी, वो ज़्यादा चिंता की बात थी स्टेफिला के लिए कि फ्रेडिया प्रेग्नेंट है। यूक्लियो टेल्स स्टेफाइला, अब यूक्लियो क्या होता है ना स्टेफाइला के पास, जो कि उसके घर की मेड रहती है, उसके पास आता है और बताता है दैट फ्रेडिया विल बी मैरिड टू मेगाडोरस, कि मेगाडोरस जो हाथ मांगने आया था, जो बताया था कि हम बिना दहेज के शादी कर लेंगे, तो वो यूक्लियो आके अभी अपने मेड को बता रहा है कि फ्रेडिया की जो है मेगाडोरस से शादी होने वाली है। द सर्वेंट इज डिस्ट्रेस्ड बाय हर मास्टर्स न्यूज, अब वो जो सर्वेंट है स्टेफाइला जो है ना वो काफी ज्यादा डिस्ट्रेस इट मीन्स निराश हो जाती है अपने मास्टर, अपने मालिक का न्यूज सुन के, समाचार सुन के। फॉर सी नोज हर, और वो इसलिए नाराज हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि हर मिस्ट्रेस इज ऑलरेडी कैरिंग लाइकोनाइट्स चाइल्ड, उसको पता होता है कि उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी जो मालकिन है, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है लाइकोनाइट्स के बच्चे से। तो इस वजह से जब उसको पता चलता है ना कि यूक्लियो जो है शादी फिक्स कर दिया है फ्रेडिया का मेगाडोरस के साथ, तो वो स्टेफाइला जो है काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। एज द कुक्स एंड इंटरटेनर्स द प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स हायर्ड बिगिन अराइविंग, मतलब प्रोस्पेक्टिव ग्रूम इट मीन्स होने वाला जो दूल्हा था, इट मीन्स जो मेगाडोरस था, वो जब कुक्स को और इंटरटेनर्स को इट मीन्स खाना बनाने वाले को और साथ ही साथ नाचने गाने वाले को हायर करता है, और बिगिन्स अराइविंग, और वो लोग जब पहुंचना शुरू करते हैं यूक्लियो के घर, यूक्लियो बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर एंग्जियस, तो यूक्लियो जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है चिंतित होने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है जब उसके घर में कुक्स आने लगते हैं, इंटरटेनर्स मतलब अलग अलग लोग आने लगते हैं ढेर सारे, तो उसको चिंता होती है। ही थिंक्स दैट, तो यहाँ पे यूक्लियो सोचता है कि मेगाडोरस हैज सेंट अप द स्टाफ, कि मेगाडोरस जो है ना कुछ स्टाफ को भेज रखा है। यूक्लियो के दिमाग में ये चीज़ आता है कि मेगाडोरस कुछ अपने आदमियों को, अपने स्टाफ को भेज रखा है, टू स्टिल हिज गोल्ड, मेरा गोल्ड चुराने के लिए, मेरा सोना चुराने के लिए, क्योंकि ये गोल्ड के उस सोना के पड़े कुछ सोच ही नहीं पाता था। सो ही गोज टू हाइड इट इन द टेम्पल, इस वजह से वो क्या करता है ना अपना सोना छुपाने के लिए, अपना वही पॉट ऑफ गोल्ड का पॉट छुपाने के लिए ना टेम्पल चला जाता है, मंदिर चला जाता है, वहाँ पे छुपाता है। स्ट्रोबिलस नोज दैट, अब स्ट्रोबिलस जो है ना ये लाइकोनाइट्स का सर्वेंट रहता है, तो स्ट्रोबिलस जो है ना वो भी जानता है कि
लाइकोनाइट्स लव्स फ्रेडिया, कि लाइकोनाइट्स जो है वो प्यार करता है फ्रेडिया से, एंड दैट ही वांट्स टू मैरी हर, और वह उनसे शादी भी करना चाहता है। ये चीज़ किसको पता है? एस्ट्रोबिलस को पता है, जो कि लाइकोनाइट्स का सर्वेंट है। तो ये जानता है कि मेरा मालिक जो है फ्रेडिया से प्यार करना चाहता है और वो शादी करना चाहता है। स्ट्रोबिलस फॉलो यूक्लिया, अब जब यूक्लिया अपना गोल्ड छुपाने मंदिर जाता है ना, तो स्ट्रोबिलस जो है पीछा करता है यूक्लिया का। वाइल लाइकोनाइट्स, वहीं दूसरी तरफ जो है लाइकोनाइट्स बेग्स हिज मदर, वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है लाइकोनाइट्स टू टॉक हिज अंकल, कि उसके अंकल से, इट मीन्स मामा से बात करे मेगाडोरस से, आउट ऑफ द वेडिंग, कि वो वेडिंग से बाहर हो जाएं, पीछे हट जाएं, शादी ना करे फ्रेडिया से, क्योंकि वो फ्रेडिया को पसंद करता था। द प्रेग्नेंट फ्रेडिया गोज इन टू लेबर, और इसी बीच जो प्रेग्नेंट रहती है फ्रेडिया, उसको लेबर शुरू हो जाता है, मतलब वो पेन से चिल्लाने लगती है, दर्द शुरू हो जाता है। राइट वैन यूक्लियो रियलाइज, और तभी यूक्लियो को भी रियलाइज होता है हिज पॉट इज मिसिंग, कि उसका जो पॉट है गोल्ड वाला वो खो चुका है। एंड ही गोज क्रेजी, और वो भी पागल हो जाता है। इन द एंड, और अंत में स्ट्रोबिलस एपियर्स, स्ट्रोबिलस जो है, जो कि वही लिया था पॉट ऑफ गोल्ड, क्योंकि यही देखा था यूक्लियो को गोल्ड छुपाते हुए, वो प्रकट होता है एंड टेल्स लाइकोनाइट्स, और वो अपने मालिक लाइकोनाइट्स को बताता है दैट ही फाउंड द पॉट ऑफ गोल्ड, कि उसको मिल गया है वो पॉट ऑफ गोल्ड। लाइकोनाइट्स डिमांड्स दैट, लाइकोनाइट्स यहाँ पे डिमांड्स करता है कि द गोल्ड रिटर्न्स टू यूक्लियो, कि तुम जो वो गोल्ड है ना वो रिटर्न कर दो, वापस कर दो यूक्लियो को। एंड द स्टोरी एंड देयर, और यहीं पे जो है कहानी खत्म हो जाती, बिकॉज द रेस्ट ऑफ इट वॉज लॉस्ट, क्योंकि इसका जो बाकी का आगे का पार्ट था ना वो खो चुका था। इस वजह से कहानी जो है यहीं पे खत्म हो जाती है कि लाइकोनाइट्स जो है अपने नौकर, अपने सर्वेंट स्ट्रोबिलस को बोलता है कि तुम रिटर्न कर दो गोल्ड। इट इज़ अज्यूम्ड, ऐसा अज्यूम्ड किया गया, ऐसा माना गया दैट कि लाइकोनाइट्स रिटर्न्स द पॉट ऑफ गोल्ड, लाइकोनाइट्स जो है वो पॉट ऑफ गोल्ड को वापस कर देता है, एंड रिटर्न गेट्स फ्रेडिया, और उसके बदले में फ्रेडिया को मांगता। तो ऐसा अज्यूम किया गया है कि हो सकता है इस कहानी का अंत कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आगे की कहानी किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पे जो है समरी वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग कंक्लूजन पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का शुरू हो जाएगा, कैरेक्टर स्केच ऑफ यूक्लियो। कंक्लूजन में है प्लॉटस पॉट ऑफ गोल्ड, प्लॉटस का जो पॉट ऑफ गोल्ड है ना इज ए टाइमलेस कॉमेडी, वो टाइमलेस कॉमेडी है, मतलब टाइम का जिसपे कोई असर ना पड़े ऐसा कॉमेडी है, मतलब हमेशा इसको पढ़ा जाएगा ऐसा कॉमेडी है। फोकस ऑन ग्रीड, जो कि लालच पे फोकस करता है, लव पे फोकस करता है, डिसेप्शन इट मीन्स धोखा को दिखाता है, फॉरगिवनेस इट मीन्स क्षमा को दिखाता है, इन सब चीज़ों पे जो है इस प्ले में फोकस किया गया है। इट प्रोवाइड्स ए सटायरिकल कमेंट्री, ये हम लोग को एक सटायरिकल इट मीन्स एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है ऑन ह्यूमन बिहेवियर, कि इस प्ले के थ्रू जो है मानव के बिहेवियर पे टिप्पणी की गई है, व्यंग किया गया है। एंड सोसाइटल नॉर्म, साथ ही साथ जो सामाजिक परंपराएं होती है, रीति रिवाज होती है ना, उस पर भी कमेंट किया गया कि कैसे बस अपना पैसा बचाने के लिए, दहेज का पैसा बचाने के लिए एक एजेड इंसान से फ्रेडिया का शादी करवा रहा था यूक्लियो, और कैसे फ्रेडिया जो है ऑलरेडी प्रेग्नेंट रहती है शादी के पहले अपने लवर्स के बच्चे से। तो एक मतलब होता है ना, परंपरा दिखाई गई है, सोसाइटल नॉर्म्स दिखाया गया है, ह्यूमन बिहेवियर दिखाया गया है, साथ ही साथ यूक्लियो कैसे लालची की तरह गोल्ड के पीछे पागल रहता है, सब पे शक करता है कि ये मेरा गोल्ड लेने आया है, ये मेरा गोल्ड लेने आया है। तो एक तरह से उस समय की सोसाइटी को, उस समय के समाज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है इस प्ले के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया पहला जो हम लोग का सेक्शन था। सेकंड जो है हम लोग कैरेक्टर स्केच ऑफ यूक्लियो, यूक्लियो के कैरेक्टर स्केच को पढ़ेंगे। द प्लॉट ऑफ द प्ले, इस प्ले का जो प्लॉट है, इस प्ले की जो कहानी है द पॉट ऑफ गोल्ड की, रिवॉल्व्स अराउंड यूक्लियो, वो यूक्लियो के इर्द गिर्द घूमती है। द सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले, जो कि इस प्ले का सेंट्रल फिगर है, इट मीन्स मुख्य पात्र है। हु इज डिफाइंड बाय हिज ग्रीड एंड एवेरिशियस नेचर, जिसको कि डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है उसके लालची और एवेरिशियस इट मीन्स हो जाता है लोभी नेचर से। ही डिस्कवर्ड ए पॉट ऑफ गोल्ड, उसको एक पॉट ऑफ गोल्ड मिलता है, बेरिड इन हाउस, जो कि हाउस में उसके घर में ही दफन है। यूक्लियो इज ए चीप ओल्ड मैन, यूक्लियो जो है एक निकम्मा सा बूढ़ा आदमी रहता है। एंड ही हाइड्स हिज गोल्ड फ्रॉम एवरीवन, और जब उसको गोल्ड मिल जाता है पॉट ऑफ गोल्ड तो वो उसको छुपाने की कोशिश करता है हर किसी से। वन ऑफ द फंडामेंटल फ्लॉज इन यूक्लियोज कैरेक्टर इज, और सबसे महत्वपूर्ण या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक मौलिक सा फ्लॉज दोष देखने को मिलता है हम लोग को यूक्लियो के कैरेक्टर में, वो है कि ही इज ओवर सस्पिशियस नेचर, कि उसको ना ओवर सस्पिशियस दिखाया गया कि वो बहुत ज़्यादा संदेह करता है दूसरों पे। ही रिब्यूक्स स्टेफाइला ऑफ बीइंग ओवर इंक्विसिटिव, वो रिब्यूक इट मीन्स हो जाता है फटकारता है, डांटता है स्टेफाइला अपनी मेड को भी
क्योंकि उसकी मेट जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाती है, बहुत पूछताछ करती है, तो इस वजह से प्ले में जो है एक बार वो स्टेफिला को भी डांटता है। ही सस्पेक्ट मेगाडोरस, यूक्लियो जो है मेगाडोरस पे भी संदेह करता है ऑफ हैविंग सीक्रेट डिजाइन अपॉन हिज पॉट ऑफ गोल्ड। उसको लगता है क्या कि जो मेगाडोरस है ना कहीं वो गुप्त रूप से योजना बना रहा है उसके सोने के बर्तन के लिए, पॉट ऑफ गोल्ड के लिए, तो इस वजह से वो मेगाडोरस पे भी संदेह करता है। इवन व्हेन ही फाइंड्स ए नंबर ऑफ कुक्स वर्किंग इन हिज हाउस, और जब वो पाता है कि ढेर सारे कुक्स जो हैं उसके घर में काम कर रहे हैं, ही इमीडिएटली जम्प्स टू द कंक्लूजन, तो वो सीधे निष्कर्ष पे आ जाता है, बिना कुछ सोचे समझे मन में एक निष्कर्ष ले आता है दैट कि दे हैव बीन सेंट टू हिज हाउस, कि वो जो है भेजे गए हैं, उन कुक्स को भेजा गया है उनके घर में बाय मेगाडोरस, मेगाडोरस के द्वारा, टू स्टील हिज पॉट ऑफ गोल्ड, उसके गोल्ड वाले पॉट को चुराने के लिए भेजा गया है। तुरंत उसके दिमाग में यही आता है कि जो मेगाडोरस भेजा है ना, मतलब शादी के टाइम भेजता है वो कुक, तो उसको लगता है कि ये सब ना एक प्लान के तहत मेगाडोरस मेरा सोने वाला वो बर्तन चुराने के लिए भेजा है। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ यूक्लियो, यूक्लियो के कैरेक्टर के जरिए प्ले ब्यूटीफुल्ली शोज ए नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स इन ए पर्सन्स बिहेवियर। प्ले में ना मतलब यूक्लियो के कैरेक्टर के जरिए बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है कि कैसे एक पर्सन्स मीन्स एक इंसान के बिहेवियर में ना ट्रांसफॉर्मेशन आता है, और कितनी बार आता है वो दिखाया गया है। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले के बिल्कुल आरंभ में वी सी दैट, हम लोग देखते हैं कि यूक्लियो इज पुअर, यूक्लियो जो है गरीब रहता है, बट व्हेन ही डिस्कवर द पॉट ऑफ गोल्ड, लेकिन जब उसको पॉट ऑफ गोल्ड मिल जाता है, ही इमीडिएटली बिकम रिच, तो वो तुरंत ही अमीर बन जाता है। व्हेन ही बिकम रिच, और वह जब अमीर बन गया है, he becomes avaricious as well as possessive then quarrelsome, तो वो क्या होता है अमीर बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा लालची होने के साथ साथ स्वार्थी और झगड़ालू भी बन जाता है, मतलब झगड़ालू भी हो जाता है। यूक्लियोज सस्पिशियस नेचर इज द रीजन बिहाइंड हिज अटर मैडनेस, और यूक्लियो का यही सस्पिशियस नेचर, इट मीन्स संदेहात्मक जो नेचर है, प्रकृति है ना, उसके अटर मैडनेस का, उसके अत्यधिक पागलपन का कारण बनती है। ही फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वह सही गलत के बीच अंतर नहीं कर पाता है। बिटवीन गुड एंड एविल, अच्छी चीज़ें इट मीन्स अच्छाई और बुराई के बीच अंतर नहीं कर पाता है अपने बस मैडनेस की वजह से। एंड दिस थिंग्स, और यही जो चीज़ें हैं, मेक यूक्लियो एक कॉमिक कैरेक्टर, यूक्लियो को एक कॉमिक कैरेक्टर इट मीन्स हास्यात्मक चरित्र बनाते हैं। वैन ही सस्पेक्ट मेगाडोरस, कि जब वो मेगाडोरस पे संदेह करता है ऑफ हैविंग सीक्रेट डिजाइन अपॉन हिज पॉट ऑफ गोल्ड, कि मेगाडोरस जो है उसके पॉट ऑफ गोल्ड को लेके कोई सीक्रेट प्लान बना रहा है, गुप्त योजना बना रहा है। वैन ही गोज टू बिट द कुक्स, और जब वो कुक्स को पीटने के लिए जाता है, वैन ही बीट्स स्टेफाइला, और जब वो स्टेफाइला को पीटता है, दिस क्रिएट ए लॉट ऑफ लाफ्टर, तो ये चीज़ें ना प्ले में लॉट्स ऑफ लाफ्टर इट मीन्स बहुत हास्यात्मक सीन क्रिएट करता है, ठीक है। इन चीज़ों की वजह से प्ले में ना वो कॉमिक वाला सीन, कॉमेडी क्रिएट होता है। बट एट द एंड ऑफ द प्ले, लेकिन प्ले के अंत में यूक्लियो अंडरगोज ए ग्रेट चेंज ऑफ हर्ट, यूक्लियो के हर्ट में इट मीन्स हम लोग को यूक्लियो के दिल में ना बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है इस प्ले के अंत में। वैन ही कम्स टू नो, जब उसको पता चलता है दैट कि ही हैव लॉस्ट हिज पॉट ऑफ गोल्ड, कि वो अपना पॉट ऑफ गोल्ड ऑलरेडी खो चुका है। एट फर्स्ट ही लैमेंट, पहले तो वो बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करता है। बट वैन ही रिसीव द पॉट ऑफ गोल्ड फ्रॉम लाइकोनाइट्स, लेकिन जब उसको मिल जाता है पॉट ऑफ गोल्ड जो कि लाइकोनाइट्स देता है, वापस करता है, ही गिफ्ट्स ए स्मॉल गोल्ड कॉइन टू द लाइकोनाइट्स, यहाँ लिख सकते हैं कि वो क्या करता है, पहले तो लाइकोनाइट्स को एक छोटा सा गोल्ड कॉइन गिफ्ट में देता है, एंड लेटर, और बाद में ही प्रेजेंट्स पॉट ऑफ गोल्ड टू लाइकोनाइट्स एज ए गिफ्ट, और वो बाद में क्या करता है, लाइकोनाइट्स को पूरा का पूरा पॉट ऑफ गोल्ड ही दे देता है गिफ्ट के रूप में, क्योंकि मतलब अपनी बेटी की शादी करवाने के बाद उसका दामाद बन जाता है, और कहीं ना कहीं उसको समझ आ जाता है कि हम फालतू का लोभ लालच कर रहे हैं, विथ सोच, जो कि ये दिखाता है कि हाउ ग्रेट ही हैज़ बिकम, कि कितना वो महान बन चुका है, एंड हाउ ब्यूटीफुल्ली हिज हर्ट हैज़ बिन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, और कैसे उसका दिल जो है कितना सुंदर हो गया, कितना अच्छा मतलब बदलाव आया है उसमें। देयर इज़ ए फेमस सेइंग, कि एक प्रसिद्ध कहावत है, ऑल्स वेल दैट इन्स वेल, कि सब कुछ अच्छा है अगर अंत सही है तो, मतलब अगर एंड में सब कुछ सही हो जाए, नॉर्मली आप लोग सुनेंगे ये कहावत कि अंत भला तो सब भला, तो वही इंग्लिश में लिखा गया है ऑल्स वेल दैट इन्स वेल, कि एंड में इस प्ले के अंतिम में सब कुछ सही हुआ। इस वजह से यूक्लियो का जो कैरेक्टर स्टार्टिंग में जो उसका दोस्त था वो सबको भी एकदम माफ़ कर दिया गया, उन सब चीज़ों को भी अनदेखा कर दिया गया। तो हम शॉर्ट में ही यूक्लियो का कैरेक्टर स्केच डिस्कस किए जो कि यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग पॉट ऑफ गोल्ड एज ए रोमन कॉमेडी, या फिर आपके एग्जाम में आ जाए पॉट ऑफ गोल्ड एज ए कॉमेडी, तो उसका आंसर कैसे लिखोगे वो डिस्कस करेंगे। ये भी लगभग 1 2 3 साढ़े 3 पेज का, जो कि लगभग 10-12 मार्क्स के लिए काफ़ी होगा, उसी अकॉर्डिंग नोट्स रेडी किए हुए हैं।
सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इंट्रोडक्शन में है पॉट ऑफ गोल्ड इज ए रोमन कॉमेडी। पॉट ऑफ गोल्ड जो है एक रोमन कॉमेडी है, रिटन बाय एंशिएंट प्लेराइट, जिसको कि लिखा गया प्राचीन नाटककार टाइटस मैक्सियस प्लॉटस के द्वारा, ऑफ रिफर्ड एज प्लॉटस, जो कि प्राय प्लॉटस के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध भी जो है प्लॉटस के नाम से है। एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन रोमन कॉमेडी, की रोमन कॉमेडी के सबसे इन्फ्लुएंसर इट मीन प्रभावशाली फिगर के रूप में प्लॉटस लेफ्ट ए सिग्निफिकेंट मार्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थिएटर इन रोम। प्लॉटस जो है एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ जाते हैं रोम में थिएटर के डेवलपमेंट में भी। इट मीन्स रोम में थिएटर का जो विकास हुआ ना, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा योगदान कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है प्लॉटस का। पॉट ऑफ गोल्ड इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रोमन कॉमेडी। हम लोग का जो प्रेजेंट प्ले है पॉट ऑफ गोल्ड, ये क्लासिक इट मीन्स उत्कृष्ट एग्जाम्पल है रोमन कॉमेडी का। एंड एग्जाम्पलीफाइज, और साथ ही साथ उदाहरण प्रस्तुत करता है द जॉनरास डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इस जॉनरा की, इस शैली की जो विशिष्ट विशेषता है ना, उसको भी, उसका भी एक होता है ना, एग्जाम्पलीफाई करता है, उसका भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब नेक्स्ट हम लोग थीम्स इन पॉट ऑफ गोल्ड, पॉट ऑफ गोल्ड के थीम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर स्पेसिफिक थीम्स भी पूछा तो आपको ये वाला सेक्शन, आप ये सब ना यूज़ कर सकते हो। फैमिली रिलेशनशिप, ग्रीड एंड एवरिश, फिर उसके बाद सोशल हायरार्कीज एंड इकोनॉमिक कंसर्न। तो इस तरीके का पॉइंट ना, आपको अगर स्पेसिफिक थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दिया तो उसमें यूज़ करके लिख सकते हो, आंसर अपना रेडी कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे जो हम थीम्स लिखे हैं ना, वो कैसे एक कॉमेडी का फीचर है ना, विशेषता है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं, जो कि आपको आगे ये पढ़ के समझ आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फैमिलियल रिलेशनशिप इट मीन्स पारिवारिक रिश्तों को डिस्कस कर लेते हैं। वन ऑफ द मेन थीम्स इन द पॉट ऑफ गोल्ड, की वन ऑफ द मेन इट मीन्स प्रमुख जो विषय है द पॉट ऑफ गोल्ड का, इस फैमिली डायनेमिक्स, वो फैमिली डायनेमिक्स है विच इज द पॉपुलर थीम्स इन रोमन कॉमेडी, जो कि रोमन कॉमेडीज का पॉपुलर थीम होता था। मतलब रोमन कॉमेडीज में प्राय हम लोग को ना ये फैमिलियल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। द ड्रामा एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड डॉटर। ड्रामा में, इस नाटक में जो है हम लोग को फादर एंड डॉटर मीन्स पिता और पुत्री के बीच का जो है संबंध, उसकी भी व्याख्या देखने को मिलती है। एज वेल एज, साथ ही साथ द डिफिकल्टीज ब्राउट ऑन बाय इनहेरिटेंस एंड वेल्थ। साथ ही साथ इनहेरिटेंस इट मीन्स हो जाता है विरासत, और वेल्थ इट मीन्स धन के साथ जो डिफिकल्टीज आती है ना, कठिनाइयाँ आती है ना, उसके बारे में भी ये हम लोग को प्ले जो है बताता है, इसके बारे में भी व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट जो है ग्रीड एंड एवरिश इट मीन्स लालच और लोभ के बारे में पढ़ेंगे। द थीम ऑफ ग्रीड इज प्रोमिनेंटली फीचर्ड इन द पॉट ऑफ गोल्ड। पॉट ऑफ गोल्ड में जो विशेष जो हम लोग को थीम देखने को मिलता है, वो लालच वाला थीम देखने को मिलता है। यूक्लियोज रेलेंटलेस परस्यूट ऑफ वेल्थ। यूक्लियो का जो हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लगातार कोशिश करते, निरंतर कोशिश करता है धन के लिए, मतलब होता है ना, धन के खोज में लगातार लगा रहता है। एंड हिज अटेम्प्ट टू हॉट द पोर्ट ऑफ गोल्ड, और कैसे वो इट मीन्स स्टोर करने की कोशिश, बचा के रखने की कोशिश करता है पॉट ऑफ गोल्ड को। प्रोवाइड ए ह्यूमरस कमेंट्री ऑन द सोसाइटल ऑब्सेशन विथ मटेरियल गेन। वो एक ना, मतलब जिस तरीके से वो अपना नेचर दिखाता है कि गोल्ड मिलने के बाद, पॉट ऑफ गोल्ड मिलने के बाद कैसे वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको संभालने के पीछे लग जाता है ना, तो वो चीज़ हम लोग को एक ह्यूमरस कमेंट्री इट मीन्स हो जाता है, एक हास्यात्मक टिप्पणी प्रदान करता है सोसाइटल ऑब्सेशन पे, इट मीन्स सामाजिक जुनून पे, कि उस समय समाज कैसे मटेरियल गेन्स को लेके इट मीन्स हो जाता है भौतिक लाभ को लेके ना, कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, कितना ज़्यादा जुनूनी था, भौतिक चीज़ों के पीछे, धन के पीछे कैसे भागता था ना, तो उसमें ना एक हास्यात्मक टिप्पणी प्रदान करता है यूक्लियो का ऐसा बिहेवियर। दिस थीम रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर रोमन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये जो थीम है, ये जो विषय है, व्यापक रोमन संस्कृति को दर्शाता है। वेयर इकोनॉमिक्स कंसर्न वेयर सेंट्रल टू डेली लाइफ। जहाँ पे इकोनॉमिक्स कंसर्न इट मीन्स आर्थिक जो चिंताएं थी ना, वो एक सेंट्रल थी, इट मीन्स एक केंद्र थी डेली लाइफ का। इट मीन्स उस समय ना इकोनॉमिक कंसर्न को, आर्थिक चिंताओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, मतलब डेली लाइफ का प्रॉब्लम ये बना हुआ था। नेक्स्ट कल्चरल रिफ्लेक्शन इन द पॉट ऑफ गोल्ड। पॉट ऑफ गोल्ड में कैसे हम लोग को कल्चरल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, सांस्कृतिक प्रतिबिंब देखने को मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है सोशल हायरार्कीज इट मीन्स सामाजिक पदानुक्रम, एंड इकोनॉमिक्स कंसर्न इट मीन्स आर्थिक चिंताएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको भी एज ए थीम आप यूज कर सकते हो, इस सेक्शन को भी। रोमन कॉमेडी फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड द क्लास डिवीजन। की रोमन कॉमेडी में हम लोग को फ्रीक्वेंटली इट मीन्स प्रायः या लगातार देखने को मिलता है क्लास डिवीजन, इट मीन्स वर्ग का विभाजन देखने को मिलता है। एंड फाइनेंशियल एंग्जाइटीज ऑफ द डे, और उस समय की ना फाइनेंशियल एंग्जाइटीज इट मीन्स उस समय की जो वित्तीय चिंताएं होती थी ना, वो देखने को मिलता है इन द पॉट ऑफ गोल्ड। पॉट ऑफ गोल्ड में
यूक्लियोज ऑब्सेशन विथ गेनिंग मनी, कि यूक्लियो का जो ऑब्सेशन दिखाया जाता है, जो जुनून दिखाया जाता है, कैसे वो पैसा प्राप्त करना चाहता है पैसे को लेके, इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सक्सेस इज टू सोसाइटी। तो वो इस चीज़ का रिफ्लेक्शन है, वो इस चीज़ का प्रतिबिंब है कि कैसे उस समय के समाज में ना फाइनेंशियल सक्सेस, इट मीन्स आर्थिक रूप से सफल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी था, किसी के पास पैसा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी था। यूक्लियो का ऑब्सेशन ना धन के प्रति, यूक्लियो का जो जुनून है उस पॉट ऑफ गोल्ड के प्रति ना, वो वही समाज को रिप्रेजेंट करता है उस समय के। नेक्स्ट जो थीम है या हम लोग बोल सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग को पता चलेगा कि ये जो प्ले है वो रोमन कॉमेडी है, वो है स्लेवरी एंड सोशल डायनेमिक्स। द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रोबलिस्क, स्ट्रोबलिस्क का जो चरित्र है ए स्लेव जो कि गुलाम रहता है, रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्स सोशल डायनेमिक ऑफ एंशिएंट रोम। वो प्राचीन रोम के ना कॉम्प्लेक्स, इट मीन्स जटिल सोशल डायनेमिक्स को रिफ्लेक्ट करता है, इट मीन्स प्रतिबिंबित करता है। रोमन कॉमेडीज ऑफन प्लेड विथ बाउंड्रीज ऑफ सोशल रोल्स, कि रोमन कॉमेडीज जो है ना वो प्राय प्लेड, इट मीन्स हो जाता है रिप्रेजेंट किया जाता था रोमन कॉमेडीज को प्राय एक मतलब सोशल रोल्स, इट मीन्स सामाजिक भूमिका के बाउंड्रीज के साथ, इट मीन्स सामाजिक भूमिका के सीमाओं के साथ। एंड स्ट्रोबलिस्क कैरेक्टर, और जो स्ट्रोबलिस्क का जो कैरेक्टर है, एड्स ए लेयर ऑफ न्यूआंस टू दिस डायनेमिक्स। स्ट्रोबलिस्क का जो कैरेक्टर है ना वो इन गतिशीलता में सूक्ष्मता का एक लेयर जोड़ता है, इट मीन्स एक परत जोड़ता है। अब मैरिज एंड फैमिली वैल्यूज, इट मीन्स शादी और पारिवारिक मूल्यों के बारे में बात करेंगे। द रोमांटिक सब प्लॉट इन्वॉल्विंग लाइकोनाइट्स एंड फ्रेडिया, कि एक जो हम लोग को रोमांटिक कहानी, एक छोटी सी कहानी देखने को मिलती है इस प्ले में, लाइकोनाइट्स और फ्रेडिया की, प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू रोमन एटीट्यूड्स। वो हम लोग को एक रोमन एटीट्यूड्स, इट मीन्स रोमन रवैया दिखाता है टुवार्ड्स मैरिज एंड फैमिली वैल्यूज, मैरिज के प्रति, इट मीन्स शादी के प्रति, और फैमिली वैल्यूज, इट मीन्स पारिवारिक मूल्यों के प्रति जो रोमन लोग थे वो कैसा बिहेवियर रखते थे, कैसा एटीट्यूड रखते थे ना, वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है लाइकोनाइट्स और फ्रेडिया का जो वो रोमांटिक रिलेशनशिप है। द इंटरफ्रेंस ऑफ यूक्लियो, यूक्लियो का जो हस्तक्षेप है, ड्राइवन बाय हिज ग्रीड, जो कि अपने ग्रीड से प्रेरित होकर, इट मीन्स अपने लालच से प्रेरित होकर करता है। एड्स ए कॉमेडिक ट्विस्ट, ये चीज़ ना एक कॉमेडिक ट्विस्ट, इट मीन्स एक हास्यात्मक मोड़ या ट्विस्ट लाता है प्ले में। टू एक्सप्लोरेशन ऑफ फैमिलियल रिलेशनशिप, मतलब वो फैमिलियल रिलेशनशिप के एक्सप्लोरेशन में, इट मीन्स जो यूक्लियो का बिहेवियर रहता है, इंटरफ्रेंस, हस्तक्षेप करना रहता है, जो कि अपने ग्रीड से, लालच से प्रेरित होकर वो हस्तक्षेप करता है ना, वो चीज़ जो है फैमिलियल रिलेशनशिप के एक्सप्लोरेशन में ना इस प्ले में कॉमेडिक ट्विस्ट लाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी खत्म हो जाएगा। उसके सबसे आखिरी क्वेश्चन बचेगा हम लोग का, द पॉट ऑफ गोल्ड पोर्ट्रेज ए पिक्चर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और हम आपको ये कंफर्म बोलेंगे, कुछ नहीं तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम भी है ना, तो शुरू का जो अभी तक हम 3 क्वेश्चन डिस्कस किए ना, मतलब यहाँ तक कंफर्म प्रिपेयर करके जाओ, कम से कम 3 क्वेश्चन। ये वाला आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि लगभग अगर वो 3 प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आया ना, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर ध्यान में रहा तो आगे आप वैसे पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो कंक्लूजन में है 10 इस प्रकार, प्लॉटस द पॉट ऑफ गोल्ड, की प्लॉटस की जो प्ले है द पॉट ऑफ गोल्ड इज ए नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ रोमन कॉमेडी, वो नोटेबल एग्जाम्पल है, काफ़ी प्रमुख एग्जाम्पल है, उदाहरण है रोमन कॉमेडी का, डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्टाइल डिस्टिंग्विश फ्यूजन ऑफ ह्यूमर, सोशल क्रिटिसिज्म एंड कल्चरल रिफ्लेक्शन, जो कि ह्यूमर, इट मीन्स हास्य, सामाजिक क्रिटिसिज्म, इट मीन्स सामाजिक आलोचना, और कल्चरल रिफ्लेक्शन, इट मीन्स सांस्कृतिक रिफ्लेक्शन, इट मीन्स सांस्कृतिक हम लोग बोल सकते हैं प्रतिबिंबों के शैली के विशिष्ट संलयन को प्रदर्शित करता है। कि इन सब चीज़ों को, मतलब ह्यूमर, सोशल क्रिटिसिज्म एंड कल्चरल रिफ्लेक्शन, ये तीनों चीज़ को एक साथ करके ना इस प्ले में द पॉट ऑफ गोल्ड में दिखाने की कोशिश की गई है, उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, सारी चीज़ों को एक साथ करके। द प्ले सेट्स लाइट ऑन द आइडियल्स एंड इशू, प्ले जो है साथ ही साथ प्रकाश डालता है आइडियल्स, इट मीन्स विचारों पर, इशूज, इट मीन्स मुद्दों पे, दैट करेक्टराइज रोमन सोसाइटी, जो कि रोमन सोसाइटी की विशेषता है, बाय एग्जामिन इशू, और किस तरीके से प्रकाश डालता है, किस किस इशू को एग्जामिन, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं डिस्कस करते हुए, किस किस इशू, इट मीन्स मुद्दों के बारे में बात करते हुए, जैसे कि लव, ग्रीड, फैमिलियल टाइज, इट मीन्स पारिवारिक रिश्तों। तो हम लोग इस लाइन को इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो नाटक है ना, वो लव, इट मीन्स प्रेम, ग्रीड, इट मीन्स लालच, और फैमिलियल टाइज, इट मीन्स पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं ना, पारिवारिक जो संबंध होते हैं ना, उन मुद्दों को डिस्क्राइब करके जो है रोमन समाज की विशेषताओं और आदर्शों पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। हम बोले कम से कम भी तो आप लोग यहाँ तक जरूर प्रिपेयर करके जाना। शुरू करते हैं अब ये वाला, द पॉट ऑफ गोल्ड वॉज ए प्ले रिटन बाय रोमन प्ले राइट। फिर से सेम लाइन रिपीट हो रहा है फिर से इंट्रोडक्शन में,
कि ये रोमन प्लेराइट टाइटस मैक्सियस प्लॉटस के द्वारा लिखा गया है, ऑफ रिफर्ड एज प्लॉटस, जो कि प्लॉटस के नाम से प्रसिद्ध हैं। इट इज़ कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट इन पोर्ट्रेइंग ए पिक्चर ऑफ रोमन सोसाइटी। इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है रोमन सोसाइटी के, इट मीन्स रोमन समाज के पिक्चर को चित्रित करने में। ड्यूरिंग हिज टाइम इट मीन्स ऑथर के टाइम का जो रोमन समाज था ना, तो उसी टाइम के समाज को, उसी टाइम की सोसाइटी को ना ऑथर इस वर्क के ज़रिए चित्रित किए हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 254 BC से 184 BC के बीच के समय को। द प्ले प्रोवाइड्स वैल्यूबल इंसाइट। ये जो प्ले है एक वैल्यूबल, इट मीन्स हो जाता है मूल्यवान, इंसाइट प्रदान करता है इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रोमन सोसाइटी। मतलब रोमन सोसाइटी के, रोमन समाज के ढेर सारे विभिन्न पहलुओं पर ना एक होता है, मतलब प्रकाश डालता है, विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करता है। जैसे कि कल्चर पे, वहाँ की परंपरा के बारे में बताता है। डेली लाइफ, जैसे कि डेली लाइफ कैसी होती थी वो बताता है। एज डिपिक्टेड थ्रू इट्स कैरेक्टर एंड थीम, जो कि डिपिक्ट किया गया है, मतलब वहाँ के कल्चर को, वहाँ के डेली लाइफ को दिखाया गया है इस प्ले के कैरेक्टर्स के जरिए और इस प्ले के थीम्स, इट मीन्स विषय के जरिए। सोशल हायरार्कीज एंड क्लास डिवीजन, इट मीन्स सामाजिक पदानुक्रम और क्लास डिवीजन, इट मीन्स हो जाता है वर्ग विभाजन। द पॉट ऑफ गोल्ड रिफ्लेक्ट्स द सोशल स्ट्रक्चर। पोर्ट ऑफ गोल्ड जो प्ले है वो एक सामाजिक संरचना दिखाता है। एंड क्लास डिवीजन, और कैसे वर्ग विभाजन किया जाता था। प्रिवलेंट इन एंशियंट रोम, मतलब एंशियंट रोम में किस तरीके से समाज का स्ट्रक्चर था, साथ ही साथ कैसे क्लास का डिवीजन किया जाता था वो दिखाता है। द पॉट ऑफ गोल्ड जो है, द प्ले फीचर्स कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लासेस। प्ले में जो है अलग अलग सोशल क्लासेस, मतलब अलग अलग सामाजिक वर्ग से जो लोग आते हैं ना, वैसे कैरेक्टर्स को लिया गया है। ठीक है, मतलब प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग सोशल क्लासेस, सामाजिक वर्ग से बिलोंग करते हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि स्लेव्स को लिया गया है, इट मीन्स गुलाम को दिखाया गया है, नौकर लोग को शामिल किया गया प्ले में। फ्री सिटीजन्स जो आम लोग हैं उनको शामिल किया गया। एंड वेल्दी पेट्रॉन्स, और जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनको भी प्ले में दिखाया गया है। थ्रू द इंटरेक्शन एंड कन्फ्लिक्ट अमंग दिस कैरेक्टर्स, इन सारे कैरेक्टर्स के बीच कन्फ्लिक्ट, इट मीन संघर्ष दिखाते हुए, इंटरेक्शन दिखाते हुए, कैसे ये सारे कैरेक्टर्स जो है एक दूसरे का सामना करते हैं वो दिखाते हुए। प्लॉटर्स कन्वे द सोसाइटल नॉर्म्स। प्लॉटर्स जो है हम लोग को सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में, इट मीन सामाजिक मानदंडों के बारे में बताते हैं। एंड पावर डायनेमिक्स, और पावर डायनेमिक्स के बारे में बताते हैं ऑफ द टाइम, उस समय के। सेटिंग लाइट ऑन द रोल्स, और साथ ही साथ प्रकाश डालते हैं रोल्स पे, इट मीन्स भूमिकाओं पे, एंड रिलेशनशिप्स पे और संबंधों पे विद इन रोमन सोसाइटी की। रोमन सोसाइटी में जो है कैसे रोल्स होते थे, कैसे भूमिकाएं होती थी, कैसे कैरेक्टर्स होते थे, और कैसे रिलेशनशिप, इट मीन्स संबंध होते थे लोगों के बीच, उस चीज़ पे भी जो है प्रकाश डाला गया है इस प्ले के जरिए। इट मीन्स ऑथर प्रकाश डालते हैं इस प्ले के जरिए। नेक्स्ट है फैमिली एंड इनहेरिटेंस, इट मीन्स परिवार और विरासत के बारे में पढ़ेंगे। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड थीम्स ऑफ फैमिली डायनेमिक्स। प्ले जो है फैमिली डायनेमिक्स के थीम्स के इर्द गिर्द घूमता है। इनहेरिटेंस एंड परस्यूट ऑफ वेल्थ। इनहेरिटेंस इट मीन्स हो जाता है विरासत, और वो धन का जो लालच दिखाया गया है, मतलब पैसा को जमा करने का जो जुनून दिखाया गया प्ले में, उस चीज़ के इर्द गिर्द प्ले घूमता है। द सेंट्रल प्लॉट ऑफ द पॉट ऑफ गोल्ड, की मतलब जो मेन कहानी है द पॉट ऑफ गोल्ड का, इन्वॉल्व्स ए ग्रीडी फादर। उसमें शामिल किया गया एक लालची पिता को, जिसका कि नाम यूक्लियो है। हु डिस्कवर ए पॉट ऑफ गोल्ड, जिनको कि एक पॉट ऑफ गोल्ड मिलता है। एंड बिकम्स ऑब्सेस्ड विथ प्रोटेक्टिंग हिज न्यू फाउंड रिचेस, और वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जुनूनी हो जाते हैं अपने न्यू फाउंड रिचेस, इट मीन्स हो जाता है नव प्राप्त धन को प्रोटेक्ट करने में। मतलब पूरा प्ले में दिखाया जाता है कि वो इसी में लगे हुए हैं। द स्टोरी लाइन रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ एंड इनहेरिटेंस इन रोमन सोसाइटी। ये जो स्टोरी लाइन है, इट मीन्स इस प्लॉट की जो कहानी है वो दिखाती है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, महत्व था वेल्थ, इट मीन्स धन का, और इनहेरिटेंस इट मीन्स वसीयत का रोमन सोसाइटी में, इट मीन्स रोमन समाज में। एज वेल एज द टेंशन एंड मॉरल डायलेमास दैट अराइज फ्रॉम डिजायर फॉर मटेरियल गेन। साथ ही साथ इसमें टेंशन भी दिखाया जाता है। टेंशन इट मीन्स तनाव, और मॉरल डायलेमास इट मीन्स नैतिक दुविधाएं भी दिखाई जाती है, जो कि अराइज होती है, जो कि उत्पन्न होती है फ्रॉम द डिजायर फॉर मटेरियल गेन, कि लोगों के अंदर जो वो मटेरियल गेन, इट मीन्स होता है ना कि धन का लालच, भौतिक चीज़ों का लालच जो आता है, भौतिक चीज़ों के पीछे जो लोग भागते हैं ना, तो उस वजह से जो टेंशन, जो तनाव उत्पन्न होता है, और जो साथ ही साथ मॉरल डायलेमास इट मीन्स नैतिक दुविधाएं आती है ना, उसको भी पोर्ट्रे किया गया है, उसको भी चित्रित किया गया है। नेक्स्ट जो है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर, किस तरह से इस प्ले पे हम लोग को ग्रीक कल्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है वो पढ़ेंगे। प्लॉटर्स वर्क ऑफ ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्रीक न्यू कॉमेडी एंड द पॉट ऑफ गोल्ड इज नो एक्सेप्शन। मतलब प्लॉटर्स का जो वर्क है ना, वो प्रायः जो है इंस्पिरेशन लेता है, इट मीन्स प्रेरणा लेता है ग्रीक न्यू कॉमेडी से, और जो हम लोग का प्रेजेंट द पॉट ऑफ गोल्ड है वो एक्सेप्शन नहीं है, वो कोई अपवाद नहीं है। मतलब इसमें भी
प्रेरणा ऑथर लिए हुए हैं ग्रीक न्यू कॉमेडी से। थ्रू कैरेक्टर आर्केटाइप्स, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे चरित्र के जरिए जिसको कि एक होता है ना इंसान के एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है, तो वैसे कैरेक्टर्स का यूज़ करते हुए, कॉमेडिक एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए प्ले रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कॉमेडिक ट्रेडिशन ऑन रोमन थिएटर। तो प्ले जो है वो दिखाता है कि रोमन थिएटर पे ना ग्रीक कॉमेडिक ट्रेडिशन का कैसा इन्फ्लुएंस रहा ना, वो दिखाता है। किसके जरिए? कैरेक्टर्स आर्केटाइप्स, कैरेक्टर्स के जरिए और कॉमेडिक एलिमेंट के जरिए। दिस इंटरप्ले ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर, और ये जो इंटरप्ले इट मीन्स इंटरेक्शन देखने को मिलता है, ये जो मिश्रण देखने को मिलता है ना कि कैसे ग्रीक और रोमन कल्चर जो है आमने सामने आते हैं। इन्फ्लुएंस प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द कल्चरल एक्सचेंज। तो ये जो इन्फ्लुएंस है कि ग्रीक और रोमन कल्चर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, मतलब दोनों का जो इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से, और साथ ही साथ कैसे कल्चरल एक्सचेंज होता है ग्रीक और रोमन कल्चर के बीच, वो भी जो है इस प्ले में दिखाया गया, उसके प्रभाव को भी दिखाया गया। एंड एडप्शन, और साथ ही साथ अनुकूलन दैट कैरेक्टराइज द एंशिएंट मेडिटेरेनियन वर्ल्ड, और साथ ही साथ एडेप्टेशन इट मीन्स अनुकूलन भी दिखाया गया है, जो कि विशेषता है प्राचीन मेडिटेरेनियन वर्ल्ड की। मेडिटेरेनियन वर्ल्ड जो होता है प्राचीन भूमध्य सागरीय वर्ल्ड की हम लोग बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है रिलीजियस एंड सुपरस्टिशियस बिलीफ्स के बारे में बात की गई है, धार्मिक और अंधविश्वास मान्यताओं के बारे में। द प्ले ऑल्सो टचेज ऑन रिलीजियस एंड सुपरस्टिशियस बिलीफ्स प्रिवलेंट इन रोमन सोसाइटी, की रोमन सोसाइटी में जो रिलीजियस इसमें धार्मिक और सुपरस्टिशियस इट मीन्स अंधविश्वासी बिलीफ्स थी ना, जो मान्यताएं थी, उसको भी टच किया गया है, उसको भी डिस्कस किया गया है। द प्रेजेंस ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट, जो सुपरनेचुरल एलिमेंट का उपस्थिति दिखाया गया है, जैसे कि हाउस होल्ड गॉड, मतलब भगवान दिखाया गया कि जो घर के ही देवी देवता रहते हैं। एंड द फियर ऑफ कर्सेस, शाप का डर दिखाया गया। रिफ्लेक्ट द स्पिरिचुअल एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें ना उस समय के स्पिरिचुअल इट मीन्स आध्यात्मिक और सुपरस्टिशियस इट मीन्स अंधविश्वासी प्रैक्टिस को दिखाती है उस समय के। दिस एस्पेक्ट्स ऑफर ए ग्लिम्स इनटू द रिलीजियस बिलीफ एंड कल्चरल माइथोलॉजी ऑफ एंशिएंट रोम, और ये जो एस्पेक्ट्स हैं और ये जो पहलू हैं ना, वो एंशिएंट रोम के, प्राचीन रोम के रिलीजियस बिलीफ इट मीन्स धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक पौराणिक कथाओं की झलक पेश करते हैं। कंक्लूजन वाला सेक्शन हो गया। ओवरऑल द पॉट ऑफ गोल्ड, मतलब कुल मिलाकर जो पॉट ऑफ गोल्ड है, सर्व्स एज ए वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस फेस्ट्स ऑफ रोमन सोसाइटी, मतलब जो पॉट ऑफ गोल्ड है ना वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, एक बहुमूल्य संसाधन है समझने के लिए रोमन समाज के अलग अलग पहलुओं को, इंक्लूडिंग जिसमें कि शामिल है सोशल स्ट्रक्चर, मतलब रोमन समाज के सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए द पॉट ऑफ गोल्ड जो है काफ़ी बहुमूल्य संसाधन है। फैमिलियल रिलेशनशिप को समझने के लिए कल्चरल इन्फ्लुएंस इट मीन्स किस तरह से परंपरा का, कल्चर में संस्कृति का इन्फ्लुएंस पड़ा, प्रभाव पड़ा, वो समझने के लिए। साथ ही साथ रिलीजियस बिलीफ इट मीन्स धार्मिक जो मान्यताएं थी उसका कैसे प्रभाव पड़ा, वो चीज़ भी देखने को मिलता है द पॉट ऑफ गोल्ड के जरिए ही। इट प्रोवाइड्स ए विंडो, साथ ही साथ ये जो प्ले है हम लोग को एक विंडो प्रोवाइड करता है, एक खिड़की प्रदान करता है, मतलब जिसके पार हम लोग देख सकते हैं इनटू द एवरीडे लाइफ, मतलब एवरीडे लाइफ रोमन कल्चर के, रोम के लोगों का ना एवरीडे लाइफ भी दिखाया गया कि उनका प्रतिदिन का जीवन कैसा होता था, वैल्यूज, उनके मूल्यों को दिखाया गया। एंड कस्टम्स ऑफ द रोमन पॉपुलस, और रोमन पॉपुलस इट मीन्स रोम के जनसंख्या का, रोम के लोगों का ना कस्टम्स मीन्स रीति रिवाजों को भी दिखाया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लॉटर्स, प्लॉटर्स मीन्स ऑथर के टाइम, ऑथर के टाइम कैसा उन लोग का डेली का लाइफ था, कैसे वैल्यूज को वो फॉलो करते थे, कौन सी मान्यताओं को फॉलो करते थे, मूल्यों को फॉलो करते थे, साथ ही साथ कौन से कस्टम्स मीन्स रीति रिवाजों को फॉलो करते थे, उसका भी जो है एक व्याख्या प्रदान करता है ये जो प्ले है। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया नोट्स वाला सेक्शन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को पता होगा कि 1 मई से सारे टॉपिक का पीडीएफ पेड है, तो ये पूरे नोट्स के पीडीएफ के लिए आपको 30 रुपीज़ पेड करना होगा। एक टॉपिक के पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज़ है। और अगर कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तीनों आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।